सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये डेस्टिनी बॉट अस टुगेदर का पार्ट 4 है, सो लेट्स बिगिन। पियरे अपने ऊँटों पर बहुत सारा सामान लाद रहा होता है। थियो पूछता है, तुम चाहते हो कि हम ये सारा सामान अपने साथ लेकर चलें? पियरे कहता है, तुम्हें काफी लंबा सफर तय करना है, इसीलिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं जितना निकाल सकता था मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। वो ऊँट की ओर इशारा करके बोलता है, तुम चिंता मत करो थियो, ये बहुत स्ट्रांग है। ये देखकर थियो सोचता है, ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं। वो कहता है, मैं खुद को लेकर परेशान हूँ, इस ऊँट को लेकर नहीं। मैं इस पर बैठूंगा कहाँ पे? पियरे उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें पैदल चलना होगा मेरे भाई, वैसे भी तुम्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। अब वो लोग एंथरा के गांव से निकल रहे होते हैं। पियरे भी उसके साथ में आने लगता है। त्यो पूछता है, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? पियरे बताता है, राजधानी तक का सफर 7 दिनों का होगा और ये सफर काफी खतरनाक होता है। मैं मेरे गांव का भला करने वालों को वहां तक अकेले कैसे भेज सकता हूँ? क्या होगा अगर कहीं रास्ते में तुम्हारी मुलाकात डाकुओं से हो जाए? तुम अकेले उन सभी से नहीं निपट पाओगे थियो। थियो बोलता है, ये पहली बार नहीं है जब मैं इस ओर जा रहा हूँ। पियरे बोलता है, मेरे मुकाबले तुम कुछ नहीं। थियो कहता है, मैंने कहा तुम जाओ। अब वो तीनों चलना शुरू करते हैं। पियरे नोएमी से कहता है, क्या तुम बोर हो रही हो? कहो तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। पियरे और नोएमी साथ में हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। थियो उन्हें एक साथ में देखकर फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है, अभी कुछ दिनों पहले तक ये नोएमी से नफरत करता था, लेकिन अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। ये कितना अननोइंग है। पियरे थियो से कहता है, राजधानी के पास एक मैदान है, हमें वहां पहुंचने को कुछ दिन लगेंगे। थियो बोलता है, तो चलो हम रात में यहीं पर डेरा डाल लेते हैं ताकि हम लोग आराम कर सके। ये एकदम सही जगह है। पियरे बोलता है, हाँ, खतरनाक सांपों के अलावा। थियो कहता है, सांप? पियरे बताता है, चिंता मत करो, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो सांपों की आवाज 10 एकड़ दूर से भी सुन सकता हूँ। वो नोएमी से बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी सांप दिखे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़ लूंगा। नोएमी बोलती है, ठीक है। उसकी बातें सुनकर थियो का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो तीनों उसी जगह पर अपने रहने का इंतजाम करने लगते हैं। नोएमी एक पोटली खोलने की कोशिश कर रही होती है। थियो उसे लेकर उसकी गांठ खोल देता है और वो टेंट के अंदर आने में भी नोएमी की मदद करता है। नोएमी से थैंक यू बोलती है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने की कोशिश कर रही होती है। थियो उसे देखकर सोचता है, इस तरह तो ये खुद को चोट पहुंचा लेगी। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पियरे नोएमी के पास आकर उसे कहता है, ऐसे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें कुल्हाड़ी को ऐसे पकड़ना चाहिए। शुरुआत में तो ये मुश्किल होगा, लेकिन जब तुम इसे सीख लोगी तो तुम्हारे लिए ये आसान हो जाएगा। नोएमी बोलती है, सर पियरे, मैंने ये पहले भी कहीं देखा है। जब हम दोनों ने किस किया था तो मैंने ये पल अपने विजन में देखा था। ये बात सुनकर थियो को एक तगड़ा वाला झटका लग जाता है। पियरे भी इससे शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों थियो की ओर देखते हैं। थियो सख्त आवाज में बोलता है, क्या? तुम दोनों ने क्या किया था? नोएमी सोचती है, अरे हाँ सर, थियो को इस बारे में नहीं पता। पियरे हिचकिचाकर बोलता है, थियो, हमें पानी लाने के लिए विजन देखने की जरूरत थी और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। थियो वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं पानी के पास जा रहा हूँ। पियरे बोलता है, रुको, हम दोनों साथ में चलते हैं। थियो बोलता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं वहां अकेले ही जाना चाहता हूँ। पियरे सोचता है, अब ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। अब थियो नहाते हुए सोच रहा होता है, अगर मैं इसके बारे में गौर से सोचूं तो नोएमी हमेशा से ही ऐसी बेतुकी रिक्वेस्ट करती आ रही है, जैसे मुझे चूमना, उसके कमरे में ठहरना, लेकिन ये सब तो हमारी शादी के एग्रीमेंट की पहले की बात है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी शादी नकली है? क्या नोएमी को ऐसा लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है क्योंकि वो मेरी असली पत्नी नहीं है? पर ये बात तो सच है, हमारी शादी तो बस एक एग्रीमेंट पर टिकी हुई है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम दोनों अपने अपने फायदे के लिए साथ में हैं। मैं अपने खानदान की खोई हुई विरासत पाना चाहता हूँ, शादी नहीं। वो सिर्फ एक हस्बैंड चाहती थी ताकि वो वहां से निकल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पसंद करती है। इससे भला मेरा क्या लेना देना? ये सब सोच सोच कर वो परेशान हो जाता है। नोएमी पियरे से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है हमने ये तय किया था कि हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। पियरे बोलता है, तुम्हें मेरे बजाय थियो के पास जाकर उसे ढंग से माफी मांगनी चाहिए। नोएमी कहती है, क्या मैं उनसे ये कहूँ कि मैंने ये सिर्फ फ्यूचर देखने के लिए किया था? पियरे बोलता है, वो इस नजरिए से नहीं देखेगा। तुम्हें तो पता है ये किस थी? नोएमी उसकी बात समझ नहीं पाती। पियरे बोलता है, जब लोग किसी से प्यार करते हैं तब ये करते हैं। नोएमी पूछती है, क्या? पियरे कंफ्यूज होकर बोलता है, हाँ, जैसे कि तुम और थियो। नोएमी पूछती है, क्या मैं और सर थियो एक दूसरे से प्यार करते हैं? पियरे कहता है, क्या? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? तुम ही तो उसके साथ में भागी ताकि तुम दोनों शादी कर सको, है ना? नोएमी को अब भी कुछ समझ नहीं आता। वैसे नोएमी हद से ज्यादा भोली है। पियरे हैरानी से बोलता है, एक दूसरे को देखने के लिए एक्साइटेड होना, एक दूसरे को जानने की चाह रखना, हमेशा साथ रहने की ख्वाहिश करना और एक दूसरे को थामे रखना, एक दूसरे के बगैर रह ना पाना, कभी कभी ऐसा लगना कि तुम्हारा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। क्या तुम थियो के लिए यह महसूस नहीं करती?
क्या तुम इसीलिए उससे शादी करने को तैयार नहीं हुई? नोएमी बोलती है, मुझे उनके पास जाना होगा। वो जाते हुए सोचती है, जानने की इच्छा रखना, हमेशा उनके साथ रहना, उनको देखने के लिए एक्साइटेड रहना, उनका हाथ थामना, उन्हें पाने की इतनी चाह रखना, और जब उनके साथ में हो तो ऐसा लगे कि जैसे मेरा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यही लव होता है। तो जहाँ थियो नहा रहा होता है, नोएमी वहीं पर आ जाती है। वो उसे पुकारती है, सर थियो, आप यहाँ पर हैं। थियो उसे वहां देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ पर? तुम वहीं रुक जाओ, यहाँ मत आना। नोएमी पूछती है, क्या कुछ हुआ है? तभी उसे सिचुएशन का पता चलता है। वो अपना चेहरा पलटकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। थियो बोलता है, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई? नोएमी कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। सर थियो, क्या हम प्यार में हैं? ये सुनकर थियो कुछ देर तक चुप रहता है। इधर पियरे अपने खाने के लिए एक छिपकली भूज रहा होता है। सीरियसली, ये वाकई में छिपकली होती है। वो सोचता है, क्या एक लड़की जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, वो वाकई ऐसा सवाल पूछेगी? और उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसे पता ही ना हो कि प्यार किस चीज को बोलते हैं। तभी अचानक उसका एक घोड़ा पियरे पर हमला करने चलता है। पियरे चिल्लाता है, तुम शांत हो जाओ। एक बड़ा सा अजगर उसके ऊंट को काटने चलता है। पियरे एक डंडे से उसे खत्म कर देता है। इधर थियो नोएमी से बोलता है, तुम मुझसे ही क्या पूछ रही हो? नोएमी कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम प्यार में हैं? किसी दूसरे पर्सन को चूमना ये सुनकर अजीब लगे, क्या हमारे बीच में ऐसा ही कुछ है? मैं कंफ्यूज हूँ। थियो सोचता है, अच्छा तो तुम ये पूछ रही हो कि जब हम दोनों प्यार में नहीं है तो मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? हाँ, तो क्या नोएमी मुझे यहाँ पर ये बताने आई है कि मुझे उसके और पियरे के ये करने पर गुस्सा होने का कोई हक नहीं है? मुझे ये पहले से ही पता था। वो बोलता है, नहीं, हमारी शादी तो बस एक अग्रीमेंट है। तुम सिर्फ यही बात जानने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि तुम्हें मेरे नहाने में बाधा डालनी पड़ी। नोएमी कहती है, मुझे लगा कि आप बहुत गुस्से में हैं। थियो बोलता है, मैं तो बस केवल हैरान था। ये कोई अच्छी बात नहीं, नोएमी बताती है। सर पियरे गांव को बचाना चाहते हैं। और तभी थियो कहता है, हाँ, हालांकि मुझे पता है कि हमारी शादी असली नहीं, पर कुछ रूल्स होने चाहिए जिन्हें निभाना जरूरी हो। वो उसके पास आते हुए बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे किए गए काम की वजह से लोग मेरे बारे में गलत धारणा बना लें। खैर, मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए ये समझना मुश्किल है। तुम्हारे लिए मेरे अलावा किसी दूसरे पर्सन को छूना कुछ भी नहीं है ना? अगर तुम अभी मुझे चूमकर अपना पसंदीदा फ्यूचर देख सको तो मुझे पता है तुम जरा भी नहीं हिचकिचाओगी। नोएमी। वो नोएमी के करीब आ जाता है। नोएमी अपना चेहरा घुमा लेती है। थियो बोलता है, क्या हुआ? क्या अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहती, या फिर वजह ये है क्योंकि तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है? मैंने ठीक कहा ना, जब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत हो तब तुम मेरा इस्तेमाल कर लेना। वो वहां से जाते हुए बोलता है, चलो वापस चले, अगर अंधेरा हो गया तो हम रास्ता भटक सकते हैं। नोएमी सोचती है, मैंने सोचा कि सर थियो भी मेरे जैसा ही फील करते होंगे, लेकिन लगता है ये मेरी भूल थी। वो दोनों वापस से अपनी जगह पर आते हैं। यहाँ पर सब तहस नहस हो चुका होता है। नोएमी इशारा करके बोलती है, सर थियो, वो देखिए वहां पर एक सांप है। थियो उसे रोककर बोलता है, ध्यान से, ये खतरनाक हो सकता है। पियरे उनके पास आते हुए बोलता है, थियो, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। हमारे ऊंट और घोड़े सब भाग गए हैं। देन अब हम नोएमी के भाई एंजो को देखते हैं। वो एक जगह पर होता है जहाँ कई सारी किताबें होती हैं। एंजो वहां रखी एक तिजोरी खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकालता है। ओलाग के मंदिर में कई सारे पुजारी आपस में बहस कर रहे होते हैं। होली लेडी जल्द ही अडल्ट हो जाएंगी। इससे पहले कि वो अपनी मासूमियत खो दें, हमें उन्हें वापस लाना होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गॉड हमारे साथ क्या करेंगे। थियो फिलग्रेड आसानी से उन्हें वापस नहीं लाएगा। हमें उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देनी होगी। मेन पुजारी यानी नोएमी और एंजो के डैड चिल्लाकर बोलते हैं, मैं सिर्फ तुम लोगों की बकवास बातें सुन रहा हूँ। तुम लोगों के पास कोई हल नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये डंका पीटूं कि मैं अपनी बेटी को संभाल तक नहीं पाया, और मैं ओलैग के साथ साथ बेलोन फैमिली का भी नाम मिट्टी में मिला दूं? तभी एंजो बोलता है, मैं इसे इस तरह से समझ पाया हूँ, हमारे रॉयल गॉड ओलैग महान है, उनके भक्त पूरे देश में फैले हुए हैं, और चूंकि ये खबर पहले ही सब तरफ फैल चुकी है, तो चलिए हम इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और होली लेडी का पता लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया बुरा है। क्या हो अगर हम आपके नाम से आसपास के स्टेट में लेटर भेजें? हम लिखेंगे, एक बिजनेसमैन ने फिरौती के लिए होली लेडी को किडनैप कर रखा है और हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। इससे सभी लोगों का ध्यान उस बिजनेसमैन पर चला जाएगा, नोएमी पर नहीं। हम आसपास के देशों में रहने वाले ओलैग के भक्तों के बीच एक रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं। डैड बोलते हैं, तो तुम ये अफवाह फैलाकर इंतजार करना चाहते हो? हाँ, जब वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए ये कर सकते हैं। वो लोग हैं सिनर्स। दूसरे पुजारी बोलते हैं, सिनर्स? पर कैसे? सिनर लोग तो डेविल की पूजा करते हैं। एंजो उसी बॉक्स को खोलकर बोलता है, टाइसिन, अगर हम सिनर से वादा करें कि हम उन्हें डेविल की हड्डी दे देंगे तो वो नोएमी को ढूंढकर हमारे पास वापस ले आएंगे। एक पुजारी कहता है, पर माय लॉर्ड, पर ये तो धोखा होगा, ये चीज हमारे मंदिर से बाहर नहीं जा सकती। एंजो बोलता है, हम पवित्र लोग हैं, हम उन पापी सिनर्स के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते। ये आयरन क्राउन का टुकड़ा उन सिनर्स को उकसाने का एक साधन है,
और हम असलियत में उनके हाथ में कभी भी ये चीज नहीं रखेंगे। मैं अपने परिवार का नाम और ओलैग के नाम को दांव पर लगाऊंगा। तो इस सीन से हमें यहाँ ये पता चलता है कि जिस आयरन क्राउन को थियो ढूंढ रहा है उसका एक टुकड़ा इन लोगों के पास है। इधर ये तीनों घोड़े और ऊंट के गायब होने की वजह से पैदल चल रहे होते हैं। नोएमी सोचती है, लगता है मैंने सर थियो को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और अब तो हमारे घोड़े और ऊंट भी गायब हो चुके हैं। पियरे उदास होकर बोलता है, मेरे प्यारे बच्चे उस सांप की वजह से भाग गए। थियो कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम सांपों से निपटने में माहिर हो, है ना? नोएमी सोचती है, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। मैं सर्थियों को और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहती। तभी उन्हें वहां पर पियरे के घोड़े और ऊंट दिखाई देते हैं। पियरे उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और दौड़कर उनके पास जाने लगता है। एक बिजनेसमैन उसे रास्ते में रोककर कहता है, क्या आप कोई मुसाफिर हैं जो कोई सवारी ढूंढ रहे हैं? पियरे बताता है, ये मेरे जानवर हैं, मैंने कुछ देर पहले इन्हें खो दिया था। बिजनेसमैन बोलता है, ये तो पॉसिबल नहीं, मैं तो इन्हें बचपन से पालता आ रहा हूँ, यहाँ तक कि जब ये अपनी माँ के पेट में थे। पियरे बोलता है, क्या ये तो नामुमकिन है। वो चिल्लाता है, ये मेरे हैं, समझे? तुम इनकी पीठ पर ही निशान देखो। बिजनेसमैन बोलता है, हर जानवर के पास ऐसे निशान होते हैं मिस्टर। पियरे कहता है, जरा ये देखो, इनके खुर वी शेप में है, जो हमारे गाँव की पहचान है। बिजनेसमैन बोलता है, वाओ, क्या इत्तेफाक है, हमारे गाँव की भी यही पहचान है। इस तरह वो दोनों जानवरों को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। दो आदमी दूर से उन्हें देखकर बोलते हैं, क्या तुम वो देख रहे हो? लगता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। नोएमी ने थियो को झगड़े में पड़ने से रोक रखा होता है। वो दोनों आदमी उनके पास आकर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर इस तरह से क्यों लड़ रहे हो? पियरे उन्हें देखकर सोचता है, क्या ये लोग सैनिक हैं? वैसे इनके पहनावे से तो नहीं लगता। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम लोग बड़े अजीब लग रहे हो। पियरे बोलता है, तुम लोग भला कौन हो और तुमने अजीब किसको बोला? वो आदमी पियरे से कहता है, सुनो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। बिजनेसमैन सोचता है, अरे उल्लू, ये लोग नाइट्स नहीं बल्कि ये लोग मिलिशिया से हैं, इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। वो आदमी बोलता है, हमने तुम लोगों को यहाँ पाया जहाँ चोर घूमते हैं, और तो और तुम्हारे साथ में एक विदेशी लड़की भी है। आखिर माजरा क्या है? लगता है यहाँ कुछ गैर कानूनी चल रहा है। चलो तुम लोग मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। जो नोएमी के सामने आकर उसे पीछे कर देता है। बिजनेसमैन उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है। इसका नाम मजीद होता है। मजीद बताता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो राजधानी जाने के लिए निकला था। अब वो दोनों थियो, पियरे और नोएमी से आईडी कार्ड मांगते हैं। थियो सोचता है, धत्तेरे की, मैं इन्हें वो नहीं दिखा सकता। तभी मजीद उस आदमी से बोलता है, ये मेरे बेटे का दोस्त है और ये मेरा बेटा है। वो पियरे को अपना बेटा बता रहा होता है। वो बताता है, ये हमारे जानवरों को अपने दोस्त को शादी के तोहफे के तौर पर देना चाह रहा था, इसी वजह से हम बहस कर रहे थे। वो आदमी बोलता है, अच्छा, क्या एक बिजनेसमैन के बेटे की बॉडी पर ऐसा टैटू होता है? मजीद बताता है, आप तो आजकल के बच्चों को जानते ही हो, वो नाइट्स की तरह बनने का सपना देखते हैं। आजकल के बच्चे आप जैसे हाई पोजीशन वाले लोगों की बहुत तारीफ करते हैं। इस टैटू की वजह भी यही है। वो पियरे की पीठ पर मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें सोचने की जरूरत है। क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? तुम तो किसी काम के नहीं, नालायक। ये नाटक देखने के बाद उन दोनों आदमी को उन पर भरोसा हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। मजीद राहत की सांस लेता है। वो थियो की ओर देखकर कहता है, लगता है तुम लोग मेरे कर्जदार हो चुके हो। अब वो लोग मजीद के साथ में चलने लगते हैं। वो कहता है, क्या अंधेरा में पानी वापस आ गया? अगर वहाँ सब कुछ अच्छा रहा तो वो जगह दोबारा बिजनेस का सेंटर बन जाएगी। ये जानकारी बहुत कीमती है। थियो पूछता है, क्या आप इस जानकारी के बदले हमें एक रात सोने की जगह दे सकते हैं? मजीद बोलता है, तो फिर मैं तुमसे कुछ और सवाल भी पूछना चाहता हूँ। हे लाल बालों वाले लड़के, तुम कितनी समय से एक नाइट हो? तुम्हारा ये टैटू सब कुछ उजागर कर देता है। पियरे बोलता है, मैं 10 सालों तक एक नाइट रहा और अब मुझे घर लौटे हुए 2 साल हो गए हैं। मजीद बोलता है, वैसे तुम्हारा ये टैटू भी काफी पुराना लग रहा है। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है, न केवल निशान बल्कि नाइट्स की पोजीशन भी। थियो पूछता है, वो किस तरह? मजीद बताता है, जब से शाही महल ने ऊंची बोली लगाने वाले और पैसे वाले लोगों को नाइट्स बनाना शुरू कर दिया है, तब से सब कुछ खराब होने लगा। वो हमें मिले पीछे 2 आदमी भी नाइट की तरह बर्ताव करते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो उस रास्ते से उनकी वजह से कभी वापस ही नहीं लौटे। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि वो लोग इंसानों को बेचने में भी शामिल है। हम नहीं जानते कि पकड़े जाने के बाद वो सचमुच हमें महल लेकर जाते या फिर बेच देते। राजधानी एक वक्त में बिजनेस से भरी चहल पहल वाली जगह हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई कानून नहीं। थियो सोचता है, हमें काफी सावधान रहना पड़ेगा। पेरे मजीद से कहता है, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मजीद बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था। अगर वो लोग तुम्हें लेकर चले जाते तो जाहिर है मैं और तुम्हारे जानवर भी उनसे बच ना पाते। पियरे बोलता है, तो फिर ठीक है, अब जो मेरा है वो मुझे लौटा दो, मैंने तुम्हें सारी बात की जानकारी दे दी है। मजीद बोलता है, मुझे तो सारी बातें पहले से ही पता थी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पियरे कहता है, तुम तो एक नंबर की चोर हो। मजीद बताता है, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। वैसे आज रात तुम दोनों यहाँ पर रुकोगे, ये मेरा घर है। हम लोग सफर करते हैं जहाँ तक ये आसमान हमें लेकर जाए।
तो यहाँ पर एक पूरा गांव बसा होता है जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग होते हैं। इन तीनों का यहाँ पर बढ़िया से वेलकम किया जाता है। थियो कहता है, क्या आपको यकीन है कि ये ठीक रहेगा? क्या सच में हमें इस गांव के चीफ को ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं? मजीद बोलता है, तुम्हें यहाँ पर एक रात रुकने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। हम चीजों को खरीद कर बेचने के लिए घूमते हैं और अक्सर कई विदेशी लोगों से सौदा करते हैं। हम लोग रोजाना 10 से भी ज्यादा लोगों से मिलते हैं। हमारे चीफ हर इंसान को ग्रीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन असलियत में यहाँ पर सत्ता किसी और के हाथ में है। एक लड़की गांव के चीफ के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। मजीद बताता है, ये वही है। इस लड़की का नाम काप्ती है। ये हमारे चीफ की सबसे छोटी बेटी है और वो बेचारा डांट खाता आदमी उसका बाप हमारे गांव का चीफ है। नोएमी उस गांव की लड़कियों के टेंट में आती है। वो लोग नोएमी से पूछती हैं, तो बताओ उनमें से कौन है? नोएमी बोलती है, क्या? लड़कियां पूछती हैं, उन 2 हैंडसम लड़कों में से तुम्हारा पार्टनर कौन वाला है? नोएमी बताती है, पार्टनर? अच्छा, तुम्हारा मतलब सर थियो? एक लड़की बोलती है, अच्छा तो क्या वो काले बालों वाला? वाओ, उसका नाम भी काफी हैंडसम है, थियो। नोएमी उदास होकर सोचती है, हालांकि मैं अभी भी उन्हें सिर्फ थियो कहकर पुकारती हूँ। वो बोलती है, हाँ वही जो सबसे ज्यादा हैंडसम है, वही थियो है। एक दूसरी लड़की कहती है, तो इसका मतलब वो तगड़ा लाल बालों वाला पर्सन सिंगल है ना? वैसे तुम्हें हमारे बीच इतना फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं। लड़कियां नोएमी से पूछती हैं, तुम दोनों कब से साथ में हो? क्या ये तुम्हारे रिलेशनशिप की शुरुआत है या फिर तुम्हें काफी टाइम हो गया है? नोएमी बताती है, हम शादीशुदा हैं, लेकिन हमने अभी तक वेडिंग सेरेमनी नहीं की है। लड़कियां बोलती हैं, अरे वाह, यानी तुम्हें प्रपोज किया गया होगा। क्या उसने अपने घुटनों पर आके तुम्हें प्रपोज किया? हमें बताओ। और अब तो तुम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो गए हैं ना? नोएमी को उनकी बातें समझ नहीं आती। तो अब ये सारी लड़कियां हमारी भोली भाली नोएमी को शादी के बारे में भर भर कर ज्ञान देने लगती हैं। नोएमी बेहद एम्बैरेस हो जाती है। वो कहती है, सर थियो अभी भी मुझसे नाराज हैं और बात नहीं कर रहे। उन लोगों के पूछने पर वो पियरे के साथ हुई घटना के बारे में उन्हें बता देती है। वो लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़की बोलती है, तो तुम चाहती हो कि वो तुम्हें माफ कर दे, है ना? नोएमी इमोशनल होकर बोलती है, हाँ, पर मुझे नहीं लगता। अब काफी देर हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। वो लड़की कहती है, तुम परेशान मत हो, तुम उस लड़की से पूछ सकती हो। वो एक दूसरी लड़की की ओर इशारा करके बताती है, यह हार्ट ब्रेकर्स की रानी है, जिसे आदमियों की अच्छी परख है। अब रात हो जाती है। थियो उनके टेंट के एंट्रेंस के पास आकर बोलता है, नोएमी तुम्हारा बिस्तर रेडी है। यहाँ पर सारी लड़कियां थियो को ऐसे देख रही होती है जैसे शिकारी कबूतर को देखता है। वो नोएमी का चेहरा देखता है, जो कि उन लोगों की सलाह की वजह से बुरी तरह से एम्बैरेस फील कर रही होती है। लड़कियां नोएमी से कहती हैं, चलो चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो, देखो तो जरा। नाराज होने के बाद भी अपनी पत्नी को यहाँ पर लेने आया है। वाओ, हाउ रोमांटिक। वो लड़कियां नोएमी को गुड लक का इशारा करती हैं। वो थियो के साथ अपने टेंट की ओर जाने लगती है। नोएमी मन में कहती है, उन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही जानकारी दे दी। तो उन लड़कियों ने थियो की नाराजगी को कम करने के लिए नोएमी को तरह तरह की एडवाइस दी होती है कि थियो उस पर फिदा हो जाए और अपना सारा गुस्सा भूल जाए। वो सोचती है, लेकिन मैं तो सर थियो को फेस तक नहीं कर पा रही हूँ, क्या हम साथ साथ? तभी वो बोलता है, हम पहुँच गए, आज रात यहीं पर सो जाओ। इस रंग से ये याद रखना आसान होगा कि तुम्हारा टेंट कहाँ पर है। नोएमी, क्या कोई बात है? तुम्हारा चेहरा कितना लाल है, क्या तुम्हें बुखार हो गया है? नोएमी बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। वो उसे कुछ सामान देते हुए कहता है, ठीक है, ये लो, ये आरामदायक कपड़े और कुछ दस्ताने हैं। मुझे लगा कि शायद तुम्हें रात में इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसमें तुम्हारे लिए कुछ खाने का भी सामान है। नोएमी सोचती है, सर थियो ने मेरे लिए इतना सब किया जबकि वो मुझसे नाराज है। थियो बोलता है, तो ठीक है, गुड नाइट। तभी नोएमी बोलती है, सर थियो, आई एम सॉरी, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो इसीलिए किसी दूसरे पर्सन को चूमने से पहले मुझे कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना नहीं चाहती। मैं आपसे पूरे दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे ये पहले ही कह देना चाहिए था। आई एम सॉरी। थियो कहता है, मुझे लगा कि ये पता चलने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी और पियरे के बारे में ऐसा सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं खुद को नाराज होने से रोक नहीं पाया। अब वो दोनों अपने अपने टेंट में लेटे होते हैं। थियो का टेंट नोएमी के टेंट के बगल में होता है। नोएमी सोचती है, सर थियो को बहुत गुस्सा आया। वो मन में कहती है, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोड हो जाएगा। आखिर ये कैसी फीलिंग है? मैं हमेशा सर थियो के साथ में रहना चाहती हूँ। इधर थियो सोच रहा होता है, बेशक मैं गुस्सा होऊंगा। जब से मैं उससे मिला हूँ तब से मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद जब भी मैं उसे मुस्कुराते हुए देखता हूँ, मेरी सारी मुश्किलातें आसान लगने लगती हैं। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ नोएमी। क्या रात हमेशा से ही इतनी लंबी होती थी? तो इस तरह ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है।